थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर हमें एनाटॉमी समझ ली, बेस से लेके हमने प्रॉपरली जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी। अब थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब थायराइड हार्मोन कैसे सिक्रेट होते हैं, मतलब कैसे बनते हैं, और हमने बार बार सुना होगा कि आयोडीन का रोल थायराइड हार्मोन में बहुत ज्यादा होता है। तो आयोडीन थायराइड हार्मोन को कैसे मतलब सिंथेसिस करता है, वो आज हम प्रॉपरली समझेंगे। आयोडीन का हमारे बॉडी में ये रोल किस टाइप का है, वो आज हम प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ये दो लोब और ये इस्थमस वाला पार्ट। अभी हम ना प्रॉपरली डीपली अंदर देखते हैं। तो मैंने बोला था कि कल थायराइड ग्लैंड के अंदर दो कैप्सूल थे, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल मतलब थायराइड ग्लैंड के जो एपिथेलियल सेल थे वो थोड़े कंडक्शन हो जाते थे, मतलब ऐसे जस्ट फॉर वन पार्ट में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ऐसे कंडक्शन होके एकदम मस्त एकदम कवरिंग करते थे, इसको हम क्या कहते थे, ट्रू कैप्सूल। ठीक है, तो ये ट्रू कैप्सूल थी ना, वो अकेले सिर्फ एपिथेलियल की नहीं थी, उसके अंदर डेंस कैपिलरी प्लेक्सस था। प्लेक्सस का मतलब यहाँ पे आर्टरी वेन सब कुछ मतलब एक गुच्छा हो, प्लेक्सस लाइक, जिसको डेंस कैपिलरी प्लेक्सस थी। ठीक है, यहाँ पे ट्रू कैप्सूल के अंदर डेंस कैपिलरी जैसे प्लेक्सस थे। ये क्या करता था, ब्लड सप्लाई करता था। अब हमें पता है थायराइड ग्लैंड के अंदर टोटल 3 हार्मोन है, एक है T3, T4 और एक है कैल्सिटोनिन। तो थायराइड ग्लैंड है ना, इन हार्मोन के मतलब हेल्प से क्या करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करती है। हमारे बॉडी की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, और उसका ग्रोथ, सेल्स के ग्रोथ, सेल का प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। अब थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को सीक्रेट करती है तो हमें पता है बेसिकली, बट ऐसा तो ये T3 और T4 कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो हमें जानना जरूरी है। और हम बॉडी के अंदर आयोडीन लेते हैं और हम जानते हैं कि आयोडीन का रोल हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, पर क्यों जरूरी है वो आज हम समझेंगे इस प्रॉपर वीडियो में। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया है कि थायराइड ग्लैंड T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। T3 और T4 मेन मेटाबॉलिज्म में वर्क करते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट में, और कैल्सिटोनिन कैल्शियम डिपोजिशन के ऊपर वर्क करता है। ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम रहना है, मतलब कैल्शियम डिक्रीज करता है, और बोनी टिश्यू के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन करता है, वो क्या है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ओके, तो अभी कैल्सिटोनिन के ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अभी हमारा रोल है कि आयोडीन का यूज कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, और T3 T4 कैसे बनते हैं, उसका नाम T3 T4 क्यों है, वो भी आज हम प्रॉपरली समझ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी के बारे में समझाता हूँ। हिस्टोलॉजी मतलब थायराइड पूरी ग्लैंड है, उसके अंदर मैंने बोला था कल कि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी थायराइड हार्मोन के जो सेल्स हो गए ना, वो दो टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। एक ऐसा सेल होता है जिसे समझ लो ये सर्कुलर है, इसके आसपास एक कॉलम होती है सेल की, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे कॉलम होती है। तो ऐसे टाइप के सेल को कहते हैं फोलिक्यूलर सेल। फोलिक्यूलर सेल, ऐसे कई सारे सेल होता है, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बनाया है एक सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस है। ये सारे सेल्स क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिकल शेप में है इसीलिए फॉलिक्यूलर शेप। ठीक है, ये बीच में जगह दिख रही है उसको कहते हैं कोलोइड स्पेस। क्या कहते हैं इसको, कोलोइड। अब कोलोइड क्यों कहते हैं वो आप आगे समझ जाओगे, जैसे ही मैं उसके T3 T4 का सिंथेसिस समझाऊंगा ना, तो कोलोइड आप समझ जाओगे। अभी आप बस याद रखो कि फॉलिक्यूलर सेल के बीच में कोलोइड नाम की एक चीज है। ठीक है,
अभी होता क्या है कि ब्लड सप्लाई होता है, जो बोला था ट्रू कैप्सूल के अंदर छोटी छोटी कैपिलरी होती है प्लेक्सस, तो यहाँ पे भी एक फॉलिकुलर सेल है, इधर भी फॉलिकुलर सेल होते हैं। तो ऐसे फॉलिकुलर सेल के बीच में एक छोटे सा सेल, स्पेशलाइज सेल होते हैं छोटे, उसको हम कहते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल। पैरा फॉलिक्यूलर सेल, और उसको हम दूसरा नाम कहते हैं सी सेल। तो ये सी सेल क्या करते हैं, कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करते हैं। और फॉलिक्यूलर सेल कौन सा सेल, फॉलिक्यूलर सेल T3 और T4 का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इतना पता चल गया कि थायराइड के अंदर दो टाइप के सेल है। मेन अभी हम फोकस करेंगे कौन से सेल के ऊपर, फॉलिक्यूलर सेल के ऊपर। ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल के अंदर ऐसा क्या होता है कि T3 T4 प्रोड्यूस होता है और T3 T4 बनते कैसे हैं। ठीक है, सो अभी हम T3 T4 बनते कैसे है अभी हम समझते हैं। तो थायराइड ग्लैंड है, समझो उसका मैंने एक फॉलिक्यूलर सेल लिया है, ये फॉलिक्यूलर मैंने सेल बनाया है, उसके बीच में कोलोइड है, ये सब क्या है, उसके सेल्स है, ये उसके सेल है, कोल्यूमिनार सेल्स। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी हमें T3 T4 कैसे बनते हैं तो उसको एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना है तो अभी हमें एक सेल को हम ऐसे बाहर से समझते हैं। तो मैंने अभी एक सेल समझाने के लिए ऐसे बाहर बड़ा ड्रॉ करूंगा। ठीक है, भी समझो ये सेल कैसे, वन टाइप ऑफ ऐसे टाइप के हैं कोल्यूमिनार, फिर इधर भी ऐसे सब ऐसे कॉलम जैसा बनाता है, फॉलिकल जैसा बनाता है, इसीलिए फॉलिकुलर सेल बोले हैं। तो अभी एक बड़ा सा एक फॉलिकल सेल मैं लेता हूँ इधर, ठीक है, तो ये बड़ा सा फॉलिकुलर सेल है, उसके बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। इतना हमें पता चल गया। अभी ये जो सेल है, ये अभी इधर क्या होगा, इधर छोटी छोटी कैपिलरी होगी, मतलब ब्लड वेसल्स हो गए, ये ब्लड वेसल्स, इधर ब्लड निकलते हैं, ब्लड न्यूट्रिशन लेके आता है। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल है, और ये क्या है, इंटरस्टेशियल स्पेस, हाँ, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, बीसी मतलब ब्लड कैपिलरी, इंटरस्टेशियल स्पेस मतलब के सेल और कैपिलरी के बीच में स्पेस है, दूसरे सेल के बीच में स्पेस होती है, वैसे यहाँ पे फ्लूइड होता है। तो अभी ये कौन सा एरिया हुआ हमारा, बेजल एरिया हुआ। तो ये एक सेल का कौन सा एरिया है, बेजल एरिया है। ठीक है, ये उसका कौन सा एरिया है, लेटरल एरिया है। अभी ये उसका कौन सा है, मतलब एक ल्यूमेन टाइप बन रहा है बीच में कोलोइड का, तो ये है ल्यूमेन एरिया, ल्यूमेन साइड। ठीक है, तो एक फॉलिक्यूलर सेल हमने लिया है समझने के लिए कि T3 T4 कैसे बनता है। ठीक है, और इसको समझने के लिए हमने उसके साइड के नाम दे दिए, ये लेटरल साइड है, ये बेसल साइड है, और ये ल्यूमेन साइड है, और ये ब्लड कैपिलरी है, उसके बीच में इंटरस्टेशियल स्पेस। अभी होता क्या है कि फॉलिक्यूलर सेल के अंदर एक स्पेशल, बेजल एरिया के अंदर एक स्पेशल चीज होती है जिसका नाम है पंप, एकदम मस्त पंप होता है। अभी हमें पता है ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली किसी चीज पे ऐसे आने नहीं देगा, लिपिड सोल्यूबल चीज होगी ना तो वो डायरेक्टली आ जाएगी। बट जो पोलर पार्ट होते हैं, मतलब जो आयोनाइज होते हैं, मतलब समझो क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, मतलब पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब आयोनाइज चीजें होती है, ये डायरेक्टली लिपिड आने नहीं देती, क्योंकि लिपिड को नॉन पोलर पसंद है, तो उनको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, प्रोटीन मोलिक्यूल की।
तो ये हमारे पंप और कुछ नहीं, बस एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अभी हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये पंप है, पर पंप का भी नाम मैंने नहीं बोला है। तो बेजल मेम्ब्रेन, मतलब बेजल मेम्ब्रेन होता है, ये जो फॉलिक्यूलर सेल का जो बेजल मेम्ब्रेन होता है, उसके पास एक स्पेशलाइज पंप होते हैं, उसका नाम है आयोडाइज पंप। क्या है? आयोडाइज पंप। ये आयोडाइज पंप क्या हम क्या करते हैं, समझ गए? मान लो कि हमने गैस्ट्रिक, ये यहाँ पे हमारा स्टमक है, ये हमारा जीआईटी है, जीआईटी के अंदर से हमने खाना खाया, उसके अंदर आयोडीन होगा। आयोडीन किधर गया? ब्लड में गया। अभी नॉर्मली हम जितना भी जे मतलब आयोडीन इंटेक करते हैं ना, उसमें से 20% आयोडीन होता है ना, वही इंटरस्टिशियल गैस में यूज होता है, मतलब सेल यूज करता है। बाकी का 80% आयोडीन रीनल थ्रू चला जाता है। तो आयोडाइज मतलब माइनस इधर है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला आयोडीन है जिसको, ठीक है, अभी हमें यूटिलाइज करना है, तो हमें क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। तो ये सारी चीजें किस में होगी? तो फर्स्ट पोलर आयोडीन को प्रॉपर आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉलिक्यूलर सेल के हेल्प से ही ये सब होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीआईडी से हमने आयोडाइज लिया, बराबर। जो आयोडाइज सॉल्ट हम यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रॉपर हमें आयोडाइज मतलब जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में नहीं मिलता, तो होता क्या है कि वो सेल को अंदर जा नहीं पाता, तो जिसके कारण क्या होता है, T3 T4 नहीं बनते। अब T3 और T4 उसके अंदर आयोडीन का क्या रोल है, अभी हम आगे समझेंगे। तो अभी इतना समझो कि ये आयोडाइज 20% आयोडाइज इधर आ गया, ठीक है, तो ये 20% आयोडाइज आ गया। अभी क्या होगा, एक और चीज समझनी जरूरी है, नॉर्मल सेल फिजियोलॉजी के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जैसे अ, बाहर और अंदर दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, डिवाइड करता है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को, मतलब सॉरी एक्सटर्नल सेल्यूलर फ्लूइड को इंटरनल सेल्यूलर फ्लूइड से डिवाइड करता है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है पता है? वन टाइप ऑफ सेल ही नहीं होता, वो एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। मतलब जैसे वाटर के अंदर हम ऑयल डालते हैं, ऑयल का ड्रॉप डालते हैं, तो ऑयल जिस तरह बिहेव करता है उस तरह ही हमारा सेल मेम्ब्रेन बिहेव करता है, एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। तो अभी इसका रोल क्या है, फ्लूइड की तरह समझने की क्या जरूरत है? इसीलिए फ्लूइड की तरह होता है ना, इसीलिए लिपिड सोल्यूबल होता है। मतलब समझो एक वाटर है, उसके अंदर ऑयल का ड्रॉप डाला, उसके ऊपर हम ऑयल का ड्रॉप डालेंगे ना, तो वो क्या होगा, उसके अंदर मिल जाएगा। बट उस ऑयल के ड्रॉप के अंदर हम वाटर का ड्रॉप डालेंगे ना, तो वो नहीं मिलेगा, वो अलग ही होगा। इसीलिए इसीलिए ये आयोडाइज है, आयोडाइज नेगेटिव आयन आयोडीन का, ये लिपिड जाने नहीं देगा अंदर, यही प्रॉब्लम होगी। तो होता क्या है, उसके लिए सेल ने एक स्पेशल चीज बनाई है, कैपिलरी साइड बेजल एरिया है, बेजल मेम्ब्रेन के पास एक पंप बनाया है प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, और ये प्रोटीन की हेल्प से जो पंप बना है, वो क्या करता है, इस आयोडीन को सेल के अंदर जाने की परमिशन देता है। तो यहां से आयोडीन के अंदर जाएगा। तो ये आयोडीन है, इसको अंदर जाना होगा तो आयोडाइज पंप की हेल्प लगेगी। अभी आयोडाइज पंप है, जैसे हमने आयोडीन मतलब सोडियम पोटेशियम पंप देखे, वैसे ही इसके अंदर एक स्पेशल पंप है, उसका नाम है आयोडाइज पंप। ठीक है, अभी होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल का यूज कौन करते हैं, नर्व सेल करते हैं। मतलब जो हमने बाद में सुना होगा कि इलेक्ट्रिक वेव पास होती है एक सेल से दूसरे सेल के। तो ये क्या होता है, तो इतना समझो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसको मतलब एक टाइप का हम है ना, सेल के अंदर का आयन का जो चार्ज है और सेल के बाहर का जो चार्ज है, अभी समझाने के लिए, जस्ट अभी समझाने के लिए, तो नॉर्मली जितने भी हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल होते हैं ना, एक्सेप्ट नर्व सेल्स,
कार्डियक सेल्स, मसल सेल्स, उनके पास एक्शन पोटेंशियल होता है। बाकी के सेल कैसे रहते हैं? एकदम रेस्ट में रहते हैं। तो अंदर क्या होता है? नेगेटिव आयन प्रॉपर होता है इन कंपेयर टू बाहर। बाहर पॉजिटिव आयन प्रॉपर होता है। तो चार्ज ऑलरेडी माइनस नेगेटिव में होगा और आयोडाइड ऑलरेडी माइनस में है, तो उसको अंदर लेने के लिए हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि ये आयोडीन है, आयोडाइड है, वो अभी अंदर आने वाला है। किसकी हेल्प से? आयोडाइज पंप के थ्रू। ठीक है, बेजल एरिया में है। अभी होता क्या है, मान लो अंदर आ गया है, तो इसके अंदर कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होगा। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होगा तो उसके अंदर एटीपी भी यूज होगा अगर रिक्वायर्ड पड़ी तो। ठीक है, और होता क्या है कि प्रोटीन ये पंप से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आ गया। अभी होता क्या है, रिक्वायरमेंट हमें आयोडीन मॉलिक्यूल की है, I2 की, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें जो T3 T4 बनाना है, T3 और T4, उसके लिए हमें चाहिए आयोडीन। बट हमारे पास अभी पोलर आयोडीन है। ठीक है, अभी पोलर आयोडीन से हमें I2 में कन्वर्ट करने के लिए उसको यहाँ पे ल्यूमिन एरिया में भेजना होगा। अभी ल्यूमिन एरिया में है क्या ऐसी चीज जो पोलर आयोडाइड को आयोडीन टू I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगी प्रॉपर आयोडीन में। ठीक है, तो इधर एक चीज है, उसका नाम है थायराइड पेरोक्सीडेज। एक छोटा सा एक एंजाइम है, किसके पास बैठा है? ल्यूमिन एरिया में। इस साइड आयोडाइज पंप थे, इस साइड एक एंजाइम है जिसका नाम है थायराइड पेरोक्सीडेज। अभी इसका काम क्या है? जैसे ही पोलर आयोडीन आएगा ना, उसका फटाक से आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो थायराइड पेरोक्सीडेज का एक काम हमें पता चल गया। अभी हमारे पास आयोडीन बन गया है, कौन सी साइड पे? ल्यूमेन साइड पे। अभी एक चीज और चाहिए, T3 और T4 बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो कहां से आएगा? अभी समझते हैं। जैसे ही यहाँ पे आयोडीन प्रॉपर मिलता है, आयोडीन प्रॉपर मिलता है और आयोडीन थायराइड पेरोक्सीडेज बनाता रहता है। होता क्या है कि ये जो फॉलिक्यूलर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जीन है ना, एक्टिवेट होता है। जैसे ही न्यूक्लियस का जीन एक्टिवेटेड होता है, अभी हमें पता है कि सेल की जो एनाटॉमी होती है, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर पोर होते हैं। जैसे ही ये डीएनए एक्टिवेटेड होता है ना, वो मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करता है। मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। अब आप लोग समझोगे प्रोटीन का इसमें क्या रोल है। तो प्रोटीन जो बनाता है ना, एक चेन बनती है, प्रोटीन को कहते हैं हम। अंदर एमिनो एसिड की चेन होगी, मल्टीपल एमिनो एसिड की चेन। अभी होगा क्या, प्रोटीन हमने बना लिया है जो T3 T4 के लिए जरूरी है। बट इसको हम इधर भेजने के लिए हमारे पास क्या होगा? प्रोटीन ऑलवेज पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर होते हैं प्रोटीन। और पोलर चीजों को लिपिड डायरेक्टली जाने नहीं देगा, ये भी हमें पता है। तो ये प्रोटीन किधर जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहां उसके पास आजू बाजू में एक छोटा सा ग्लाइको बराबर, उस टाइप के प्रोसेस, मतलब प्रोटीन एक है ना, लिपिड का लेयर बनाएगा, ग्लाइकोजन प्रोड्यूस, मतलब ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे यहाँ पे ले जाने के लिए क्या करेगी? सक्षम करेगी। तो ग्लाइको के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो प्रोटीन से जोड़ने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कहाँ पे जाते हैं? तो जाते हैं गोल्गी पे। अभी गोल्गी क्या काम करेगी उसका?
पैकेजिंग करेंगे, मस्त पैकेज बना देंगे प्रोटीन का, एमिनो एसिड का। इतना पता चल गया। तो अभी हमारे पास प्रोटीन भी है, ऊपर लिपिड का लेयर है। जैसे कि मैंने बोला कि ऑयल के ड्रॉप के अंदर हम ऑयल का ड्रॉप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। वैसे ही ये भी लिपिड है पैकेजिंग के ऊपर, और ये भी लिपिड है, तो होगा क्या, मर्ज हो जाएगा। और जैसे ही मर्ज होगा, ये एमिनो एसिड का जो चेन है वो क्या हो जाएगी, इधर आगे लिपिड से मर्ज होकर बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पे देखो, ये भी एक फॉलिकुलर एरिया है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस चलता होगा, सेम टू सेम, इधर भी एक सेम टू सेम प्रोसेस चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि ये प्रोटीन बना था, प्रोटीन से न्यूक्लियस रेटिकुलम में गया, वहां से ग्लाइको जो मॉलिक्यूल थे वो प्रोटीन को कवर कर लिए। जो ग्लाइको के मॉलिक्यूल प्रोटीन को कवर किए, उसके बाद हुआ क्या, वो गोल्गी के पास गया, गोल्गी ने क्या किया, उसको पैकेजिंग कर दिया। पैकेजिंग करने के बाद वो बेस से एकदम निकला बाहर, और यहाँ पे जो ल्यूमेन एरिया था वहां पे अभी आयोडीन के पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल गए। तो ये जो प्रोटीन की चेन होती है ना, ये एकदम ऐसी होती है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज होती है, उसका नाम है टायरोसिन। टायरोसिन, टायरोसिन नाम का एक एमिनो एसिड होता है ना, वही हमारा मेन मॉलिक्यूल बनेगा आगे T3। तो टायरोसिन यहाँ आगे T3 के आगे पूरा मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो भी हम समझते हैं। अभी आयोडीन भी है, एमिनो एसिड की चेन भी है, थायरोइड पेरोक्सीडेज भी है। अभी होगा क्या, ये इसको कट करेगा। तो ये जो पहली प्रोसेस हुई ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और दूसरी चीज कैसे है, आयोडीनेशन प्रोसेस। पहले थायरोइड पेरोक्सीडेज ने पोलर आयोडीन को आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, उसको ऑक्सीडेशन आयोडीनेशन भी कहेंगे। अब ये थायरोइड पेरोक्सीडेज क्या करेगा, ये आयोडीन मॉलिक्यूल को, ये दो आयोडीन है, तो उसको पकड़ के इसे चिपकाएगा, यहाँ पे लगाएगा, कहीं पे दो लगाएगा आयोडीन, तो कहीं पे एक लगाएगा, कहीं पे दो लगाएगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया। तो ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इसीलिए इसको हम कहते हैं थायरोग्लोबिन प्रोटीन मॉलिक्यूल कहेंगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर क्या हुआ है, आयोडीन का ऑर्गेनिफिकेशन हो गया है, ऑर्गेनिफिकेशन हो चुका है। तो थायरोइड पेरोक्सीडेज पहले आयोडीनेशन करता है, आयोडीन मॉलिक्यूल बनाता है, फिर यहां से जैसे ही प्रोटीन की चेन आ जाएगी इधर, क्या करेगा, इस आयोडीन मॉलिक्यूल को अंदर चिपकाएगा, ऑर्गेनिफिकेशन करेगा। ऑर्गेनिफिकेशन मतलब क्या, बेचारा अकेला था, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्वाइन करेगा। तो थायरोइड पेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम दूसरा काम क्या करेगा, ऑर्गेनिफिकेशन का काम करेगा। तो अभी हमने आयोडीनेशन देख लिया, ऑर्गेनिफिकेशन देख लिया। अभी हमें पता है कि एक चेन है, उसके अंदर एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, दो आयोडीन के मॉलिक्यूल है, फिर से दो आयोडीन के मॉलिक्यूल है। ये डिसाइड अपने आप होता है, ये ऐसा नक्की नहीं होता कि इधर दो आएंगे, एक आएगा, तीन आएगा। दो ही आएंगे, मतलब आयोडिफिकेशन, मतलब तीन तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 2 2 1 ऐसे थायरोक्सिपेट मॉलिक्यूल को एडजस्ट करता है। अभी होता क्या है, तीसरा काम क्या करता है, थायरोइड पेरोक्सीडेज इन सबको कपल बनाता है, मतलब बॉन्ड करता है। जैसे जैसे ये इधर हो गया और इधर हो गया, ऐसे बॉन्ड बनाता है। तो जिस चैनल के अंदर, मतलब समझो इसके पास एक आयोडीन है, और इसके पास दो आयोडीन है, सेम टू सेम। इसके पास दो आयोडीन है, इसके पास एक आयोडीन है। कहीं पे एक आयोडीन होगा तो कहीं पे एक आयोडीन होगा, तो कहीं एकदम एकदम अकेला आयोडीन होगा। तो ये थायरोइड पेरोक्सीडेज इन सब में क्या करेगा, एक
कपलिंग रिएक्शन करेगा। कपलिंग रिएक्शन करेगा तो एक मस्त मॉलिक्यूल बन जाएगा वन टाइप चौका आगे जाके, तो ये हो जाएगा ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, डाई आयोडो थायरोक्सिन, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो सेम टू सेम ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, मोनो आयोडो थायरोक्सिन, बेचारे को किसी ने बॉन्ड ही नहीं बनाया। अभी मान लो 2 आयोडीन मॉलिक्यूल है, इधर भी 2 आयोडीन मॉलिक्यूल है, इनका भी कपलिंग रिएक्शन हुआ, क्या बन जाएंगे टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। अभी हमारे पास T3, T4, T1, T2 प्रॉपर मॉलिक्यूल बन रहे, तो एक ऐसी चेन होगी जिसके अंदर T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा। तो ये तो मैंने सिर्फ एक सेल बताया फॉलिक्यूल का, तो ऐसे जैसे प्रॉपर सब हो गए ना, ऐसे चेन बनाते जाएंगे अंदर, तो यहाँ पे एकदम मस्त कंसोलिडेट होगा, एक कोलोइड की तरफ प्रॉपर सारी एमिनो एसिड की चेन T1, T2, T3 और T4 ये बन के इधर कलेक्ट हो गए। जब भी जरूरत पड़ेगी T3, T4 की ब्लड में, तो अब यहाँ से आगे प्रोसेस हम समझेंगे, बाहर जाके ब्लड में रिलीज हो जाएंगे प्रोसेस करके। तो ये जो यहाँ पे T1, T2, T3 की जो चेन बनती है थायरोक्सिन ग्लोबिन प्रोटीन की, उसको हम कहते हैं कोलोइड। तो अभी समझ में आ रहा है कोलोइड मतलब एक जत्था, सारे सेल्स मिलके ये ऐसी चेन बनाते हैं T1, T2, T3, T4। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे T2 भी होगा, T1 होगा, जितनी चेन लंबी है ऐसे बनती जाएगी। अभी हमारे पास फ्री मॉलिक्यूल नहीं है T1, T2, T3, ये पूरी चेन में है। अभी हमें इसको फ्री मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा यूज करने के लिए, क्योंकि जैसे हम देखते हैं इधर तो T3 ही होगा मॉलिक्यूल, इधर T4 मॉलिक्यूल होगा, अभी वो कैसे पहुंचेगा अभी हमें वही समझना है। तो हमें हमारे पास ये पूरी चेन है, कहाँ पे है ल्यूमेन एरिया में, जिसको हम कहते हैं कोलोइड। तो अभी ये कोलोइड T3 और T4 में कन्वर्ट कैसे होती है उसको हम आगे प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास T1, T2, T3, T4, T4, T2 ऐसी चेन हमें यहाँ पे मिल गई है, सारी चेन से सब मिल गई है। अभी हमें चाहिए क्या फ्री मॉलिक्यूल ब्लड में। अभी ये तो ल्यूमेन साइड में मतलब ऐसे बीच एरिया में है यहाँ पे है, तो हमें चाहिए कहाँ पे ब्लड पे, बराबर। ब्लड में T3 और T4 चाहिए तो इसको ल्यूमेन एरिया से बाहर निकल के ब्लड में पहुंचना होगा और फ्री मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना होगा। तो ऐसा क्या होता है, मैंने बोला है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। जब भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे लिपिड चार्ज बढ़ जाएगा, और लिपिड चार्ज ऐसे बढ़ेगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और सेल मेम्ब्रेन थोड़ा एक्सटेंड होगा, जिसको हम कहते हैं जैसे पिनोपेक्स बनाता है वैसे ही इसके मॉलिक्यूल बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सेम टू सेम ऐसे होगा। अब ऐसा होना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये चीज को हमें अंदर लेना है। अभी आप देखो यहाँ पे भी लिपिड का लेयर है, इधर भी लिपिड के लेयर ने ऐसे ग्राफ्स कर लिया, जैसे अमीबा कोई खुराक को खींचता है वैसे ही हमारा सेल मेम्ब्रेन भी बाहर से अगर कोई पार्टिकल को लेना हो ना, तो एक प्रोसेस का यूज करता है, उस जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर लेना, साइटोप्लाज्म से अंदर लेना या फिर बाहर से अंदर लेने को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये जो एमिनो एसिड मतलब थायरोक्सिन के जो मॉलिक्यूल है की चेन है उसको अंदर लेने के लिए एंडोसाइटोसिस की हेल्प लेता है फॉलिकुलर सेल, और उसको अंदर लेता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के रिजल्ट में ऐसे फ्री एमिनो एसिड की चेन मिल गई। अभी भी ये फ्री तो नहीं है ना, सॉरी फ्री एमिनो एसिड मतलब चेन है प्रॉपरली फ्री तो नहीं है बने। अभी होता क्या है,
सेल के पास एक बहुत मस्त चीज है जो हम जानते हैं, जिसके बारे में, इसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के पास बहुत ही घातक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होते हैं, जिसका नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक नाम से ही पता चलता है प्रोटीन की चेन को तोड़ने वाला एंजाइम। तो ये करता क्या है, एंजाइम का सिक्रीशन करता है। वैसे भी एक चीज होती है पेरोक्सिसोम एंजाइम, पेरोक्सिसोम, वो भी डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोक्सी पेरोक्सिडेज का सिक्रीशन करता है, और वो चेन इसको अंदर एक एमिनो एसिड को अंदर लेती है। ठीक है, लिया। अभी अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जाएगा, इसको तोड़ेगा, और हमारे बॉडी के अंदर ऐसे फ्री मॉलिक्यूल पैदा हो गए। एक T3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, T4 का एक मस्त ग्लोब्यूलर बन जाएगा, T2 बनेगा, T1 बनेगा। ठीक है, तो ये सब होते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली होता क्या है, T1, T2, T3 और T4 जनरली हमने देखा है ब्लड में तो कौन प्रेजेंट होगा, T3 और T4। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि फॉलिक्यूलर जो सेल है हमारा, एक सेल, वो सिर्फ, ये अभी हमें पता है T3 प्रोटीन है, बाहर तो जा नहीं पाएगा, तो इसके ऊपर मस्त ग्लोब्यूलर नेटवर्क चला दिया लिपिड का। जैसे ही हमने इसके अंदर जो ग्लोब्यूलर नेटवर्क चला दिया, तो ये मतलब एक लिपिड सोल्यूबल बन गया। लिपिड सोल्यूबल तो आराम से जा सकता है, तो T3 और T4 ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। अब बचे T1 और T2, वो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक एंजाइम आता है, उसका नाम है आयोडीनेज। ये आयोडीनेज टाइप का एंजाइम है। T1 का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिक थायोक्सिन है, उसके ऊपर आयोडीन का मॉलिक्यूल है। T2 का मतलब क्या है, दो फ्री आयोडीन का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ देगा। यहाँ पे हम नेगेटिव आयोडीन मिल गया, दो आयोडीन के मॉलिक्यूल मिल गए, इसको फिर से यूटिलाइज कर लेगा और T3 और T4 में कन्वर्ट कर देगा आगे जाके। तो T3 और T4 रिलीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर। जनरली देखते हैं तो सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर T4 होता है इन कंपेयर टू T3। ऐसा क्यों, T4 है ना एकदम आराम से लंबे टाइम तक रह सकता है, बट T3 है ना, वो ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकता है, उसका यूटिलाइजेशन मतलब बायो बायो एक्टिव ज्यादा है। तो T4 है ना लंबे टाइम तक रहेगा, तो बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में T4 होगा इन कंपेयर टू T3। और एक चीज इससे उल्टी है, T4 है ना, वो लेस रिएक्टिव है, वो सेल को देखेगा, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। बट T3 है ना, वो हाई रिएक्टिव है, T3 को सेल अपना ही लेगा डायरेक्ट, कि भाई आजा, तो उससे मैं मेटाबॉलिज्म कर लेता हूँ। बट T4 डायरेक्टली नहीं होगा, इसीलिए T4 लंबे टाइम तक चलता रहता है। पर अभी हमने इतना समझ समझ लिया, अभी हम पहले से लेकर लास्ट तक रिवाइज कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल और पैराफॉलिक्यूलर सेल। फॉलिक्यूलर सेल T4, T3 और T4 बनाते हैं, पैराफॉलिक्यूलर सेल कैल्सिटोनिन बनाता है। अभी बॉडी के अंदर आयोडीन आता है, तो आयोडीन का बॉडी के अंदर रोल क्या है, यह भी हमें समझना जरूरी है। तो ये आयोडीन का रोल यहाँ पे है T3 और T4 बनाने के लिए। T3 और T4 बनाने के लिए आयोडीन ब्लड से इंट्रासेल्युलर स्पेस में आता है, बॉडी के अंदर 80% आयोडीन ऐसे ही चला जाता है, 20% आयोडीन मोस्टली यूज होता है। अभी आयोडीन नेगेटिव चार्ज है, सेल ऑलरेडी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, तो नेगेटिव चार्ज को अंदर जाने के लिए एक ग्रेडियंट पास करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जो किसके मदद से होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल के मदद। क्यों प्रोटीन मॉलिक्यूल के मदद से होगा, क्योंकि ये जो बेजल एरिया है वहां पे लिपिड होगा मेम्ब्रेन, तो पोलर चार्ज लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लिपिड चार्ज को पोलर चार्ज को क्रॉस करने के लिए आयोडाइज पंप होगा, तो आयोडाइज का ये जो मॉलिक्यूल है वो आयोडाइज पंप के थ्रू अंदर आएगा। अभी आयोडाइज का पंप अभी अंदर आ चुका है, आयोडाइज उसको I2 में कन्वर्ट करने के लिए ल्यूमिनर एरिया, ये ल्यूमिन वाला एरिया है, वहां पे थायराइड पेरोक्सिडेज नाम का एंजाइम होगा, वो आयोडाइज का आयोडिफिकेशन करके I2 में कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट काम। वैसे ही अभी हमें ऑर्गेनिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए, प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पे डीएनए से जीन एक्टिवेट होगा,
डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइको मोलेक्यूल से ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने के बाद गोल्गी पार्टिकल क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग करके वो बाहर फेंकेगा, कहाँ पे, ल्यूमेन साइड एरिया में। अभी आयोडीन के पास दोस्त एक मिल गया है, ऑर्गेनिक मोलेक्यूल की चेन मिल गई है एमिनो एसिड की। तो थायराइड पेरोक्सीडेज नाम का वो ही एंजाइम पहले क्या किया था, आयोडिफिकेशन ऑक्सीडेशन किया था। अभी वो आयोडीन का ऑर्गेनिफिकेशन करेगा। ऑर्गेनिफिकेशन हो गया मतलब पूरी प्रॉपर चेन बन गई, उसका कपलिंग रिएक्शन करेगा। उससे क्या होगा, T1 T2 T3 T4 मोलेक्यूल बन जाएंगे। अभी उसको सेल एंडोसाइटोसिस की हेल्प लेकर सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके अंदर ले लेगा। अभी ये प्रॉपर चेन है, बट हमें चाहिए क्या, T3 और T4 मोलेक्यूल चाहिए। T3 T4 मोलेक्यूल लेने के लिए लाइसोजाइम की हेल्प लेगा। लाइसोजाइम के पास प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इस चेन को तोड़ेंगे और फ्री T3 T4 T2 मोलेक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। और यही मोलेक्यूल T3 और T4 ब्लड में रिलीज हो जाएंगे आराम से, क्योंकि उसके पास एक मस्त लिपिड का लेयर है जो बाहर फेंक देगा ब्लड के अंदर। T1 T2 यूटिलाइज नहीं होंगे, तो आयोडाइज एंजाइम के थ्रू वो डीआयोडाइज हो जाएंगे, मतलब छूट जाएंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, बॉन्ड से। तो उसका क्या हुआ, डीआयोडीनेशन हुआ। डीआयोडीनेशन के प्रोसेस से फिर से आयोडीन मिल जाएगा। और ऐसे ही पूरे बॉडी के अंदर जो ये थायराइड ग्लैंड है आयोडीन का यूज करके T3 और T4 जनरेट करेगी। तो हमने अभी T3 और T4 बनता कैसे है वो हमने प्रॉपरली समझ लिया। अभी हमें आगे, अभी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फिजियोलॉजी पर्पज से ही पढ़ा रहा हो, बट नहीं। अभी समझो कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाता कि आगे के वीडियो किसके हिसाब से हो गए। कोई बॉडी के अंदर ऐसी दवाई ले रहा है, जैसे पर क्लोरेट हो गई, ऐसी कोई दवाई हो गई जो क्या करेगा, आयोडीन पंप को इनहिबिट कर देगा। अब आयोडीन पंप ही इनहिबिट होगा, आयोडीन ही नहीं मिलेगा तो T3 T4 नहीं मिलेगा। अब पेशेंट बोलेगा मैं तो आयोडीन ले ही रहा हूं, आयोडीन मिल भी रहा है, फिर भी T3 T4 क्यों नहीं बन रहा है। इसका रीजन ये है कि ऑलरेडी आयोडीन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोडीन ऐसे 80% तो चला ही जाता है, 20% यूटिलाइज होता है, बराबर। बट मेन क्या जरूरी है, उसका पंप का वर्क करना, पूरी प्रोसेस का वर्क करना, इन एंजाइम का न बनना, इन एंजाइम का न होना, जीन का प्रॉपर वर्क न करना, पंप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो जो भी दवाइयां होगी वो इन सब प्रोसेस को बिगाड़ेगी। तो T3 और T4 नहीं मिलेगा। वो आगे हम डिटेल में समझेंगे, ये तो बस एक क्लू था कि आगे के वीडियो किसके ऊपर होंगे। अभी हमने T3 और T4 को हमने ब्लड में रिलीज किया है। अब ब्लड से सेल तक उसकी जर्नी क्या होगी वो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है।